So number third technology that is used over here is recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology. अगेन अगर आप याद करें, मैंने आपको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जो बात की कि हर्बर्ट बोयर और कोहेन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, दैट वाज एक्चुअली रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक है. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर एक्चुअली गेदर्ड, ज्वाइंड. ठीक है. उनको ज्वाइन करके नए ऑर्गेनिज्म में जो है डाला जाता है. दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो अगर यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसका डीएनए हमारे पास मौजूद है. ठीक है. सो दिस इज वन डीएनए. उसके बाद देयर इज अनदर डीएनए. ठीक है. सो हम क्या करेंगे कि इस डीएनए के कुछ पार्ट्स को, ठीक है, यानी डीएनए के जीन्स को उठा के इसमें ऐड करेंगे. ठीक. सो नाउ दिस डीएनए इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक है. क्यों रिकॉम्बिनेंट डीएनए? बिकॉज दिस डीएनए हैज द जीन्स ऑफ द टू ऑर्गेनिजम्स. एक तो जो एक्चुअली ये है और साथ में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के भी जीन्स जो हैं या उसका जो पार्ट है डीएनए का वो उसके साथ ऐड किया गया है. सो दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड ओवर हियर. ठीक है. यहाँ पे इसका यूज होता है. अब इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जेनेटिकली जो है डिफरेंट वेराइटीज बनाई जाती हैं. ठीक है. सो एनिमल्स की वेराइटीज जो हैं वो बनाई जाती हैं, प्लांट्स की वेराइटीज बनाई जाती हैं, और सारी एनिमल्स वेराइटीज, प्लांट वेराइटीज, ठीक है, वो बनाई जाती हैं. और साथ ही साथ ट्रांसजेनिक एनिमल्स का भी जो है वो बेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ही है. ठीक है. यानी जैसा कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स की अगर हम बात करें, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इसमें क्या होता है कि वो जो एनिमल, ट्रांसजेनिक जो एनिमल होता है उसमें डिफरेंट सोर्सेस से डीएनए ऐड किया जाता है. ठीक है. और यानी एनिमल जो होगा, ऑर्गेनिज्म जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म्ड होगा. मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को, तो से फॉर एग्जांपल वी हैव ट्रांसजेनिक गोट. ठीक है. एक बकरी है, एक गोट है. दैट इज एक्चुअली अ ट्रांसजेनिक एनिमल जो अभी रिसेंटली बनाई गई है, दैट गोट इन द लैब. ठीक है. और अब ये जो गोट है, ये जनरली गोट क्या करती है, मिल्क प्रोड्यूस करती है. ठीक है. जनरली गोट्स क्या करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करती हैं. लेकिन ये जो ट्रांसजेनिक गोट है, ट्रांसजेनिक जो एनिमल है, इट डज नॉट प्रोड्यूस द मिल्क. ठीक है. मिल्क प्रोड्यूस नहीं करती. बट व्हाट डज इट प्रोड्यूस? दिस ट्रांसजेनिक एनिमल गिव राइज और इट प्रोड्यूसेस स्पाइडर वेब. ठीक है. यानी जब उससे दूध निकाला जाता है इस गोट से, तो मिल्क की जगह उसमें क्या होता है, स्पाइडर वेब होता है. मकड़ी का जाला जो होता है वो इसके अंदर मौजूद होता है. दिस इज एन एग्जांपल. ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया. ऐसे बहुत सारे जो है डिफरेंट वेराइटीज भी प्रोड्यूस की गई हैं. ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं उनको भी प्रोड्यूस किया गया है. तो ये स्पाइडर वेब क्यों? क्योंकि जनरली जो स्पाइडर वेब है, इट इज यूज्ड टू फॉर्म बुलेट प्रूफ जैकेट्स. ठीक है. यानी बुलेट प्रूफ जो है वो जैकेट्स स्पाइडर वेब से बनाई जाती हैं. तो इतनी ज्यादा मिकदार में जनरली स्पाइडर वेब कलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, मुमकिन नहीं है कि स्पाइडर वेब ढूंढते फिरें कि कहाँ पे मौजूद हैं, कहाँ पे नहीं है. तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है कि ऐसी गोट्स जो है उन्होंने बनाई हैं
दीज आर द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। वो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं, डिफरेंट सोर्सेज में आपको बताया कि डीएनए उनके अंदर ऐड किया जाता है, और अब वो जो एनिमल होगा दैट इज नॉट द एक्चुअल स्पेशी, ठीक है, बट इट विल बी अ ट्रांसजेनिक एनिमल। वो ट्रांसजेनिक स्पेशी होगी, ट्रांसजेनिक एनिमल होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे मिसाल दिया गोट का, कि गोट जनरली मिल्क प्रोड्यूस करती है, जबकि ये जो ट्रांसजेनिक गोट है वो मिल्क की जगह स्पाइडर वेब प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो स्पाइडर वेब इज यूज्ड इन मेनी डिफरेंट फार्म्स, मुख्तलिफ जगह पे, जैसे मैंने आपको ब्लड प्रूफ जैकेट का एग्जांपल दिया। सो ऐसे इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया बायो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, उसके बाद हमने सेल कल्चर टेक्नोलॉजी या टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी की बात की। देन नंबर थर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी। एंड लास्टली, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन हम जनरली सिर्फ 4 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नंबर 4 इज क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। क्लोनिंग, सॉरी स्पेलिंग में मिस्टेक होगी। क्लोनिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, दिस इज आल्सो यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी। इसका भी बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है। सो क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग इज एक्चुअली द प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सेल और जीन और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल की आइडेंटिकल कॉपीज बनाई जाए, जीन्स की या डीएनए की आइडेंटिकल कॉपीज बनाई जाए, या खुद जनरल एक ऑर्गेनिज्म की अगर आइडेंटिकल कॉपी बनाई जाए, दैट इज कॉल्ड एज क्लोनिंग। सो क्लोनिंग को हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए, सेल और एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी ऑर्गेनिज्म की जानदार की अगर हम आइडेंटिकल कॉपी बनाएं, दैट इज द क्लोनिंग। या सेल की आइडेंटिकल कॉपी बनाएं, डीएनए की आइडेंटिकल कॉपी को प्रोड्यूस किया जाए, दैट इज द क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। सो दिस इज द क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें हम आइडेंटिकल कॉपीज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। सो इसमें क्या होता है, जनरली हम क्लोनिंग में जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं दैट इज दी SCNT, ठीक है। ये एक टेक्निक है जो क्लोनिंग टेक्नोलॉजी में यूज होती है। हम इसको कहते हैं सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक है। सो SCNT का क्या मकसद हुआ? सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक। सो इसमें क्या होता है कि हमारे पास से फॉर एग्जांपल एक डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है, दैट इज से फॉर एग्जांपल टाइप A, ठीक है। दिस इज अ डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म। अब हम कह रहे हैं कि हम इस ऑर्गेनिज्म की कॉपीज बनाएं, जो कि अगर हम इनको नेचुरली रिप्रोड्यूस करने देंगे तो मुमकिन ही नहीं है। अगर एक जानदार है वो अपने मेल और फीमेल पार्टनर के साथ जब रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन करता है, तो वहां पे क्या होता है, वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। जनरली जो रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वेरिएशन इज देयर, यानी वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो या तो इस ऑर्गेनिज्म से भी ज्यादा अच्छा होगा या बहुत ज्यादा जो कमतर होगा। तो आपको एक आइडेंटिकल कॉपीज जो है वो नेचुरल प्रोसेस में नहीं मिलेगी। सो क्लोनिंग टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, यानी ये जो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और हम इस डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म की कॉपीज बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका जो सेल है वो हम लेंगे। सो दिस इज फॉर एग्जांपल सोमेटिक सेल, उसका कोई भी बॉडी का सेल लेंगे, उसका न्यूक्लियस जो है हम उसको रिमूव करेंगे। सो वी विल टेक दिस न्यूक्लियस आउट, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस आउट हो जाएगा, ठीक, एंड देन हम क्या करेंगे, सेकंड जो ऑर्गेनिज्म है उसका यूज होगा फीमेल का। So second would be say for example this is the B cell, B organism, ठीक है। और इसका हम क्या लेंगे, we will take the zygote, ठीक है।
सो हम इसका जाइगोट लेंगे, दिस इज फॉर एग्जांपल जाइगोट, ओके, एंड वी रिमूव न्यूक्लियस, हम इसका न्यूक्लियस जो है वो रिमूव करेंगे, ठीक है। रिमूव करने के बाद जो फाइनली जस्ट ये सेल होगा, सो दिस इज द सेल। इसमें हमने ये जो न्यूक्लियस निकाला था, इस न्यूक्लियस को इसके अंदर इंटर कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इंटर, सो यहाँ पे जब हम ए सेल से जो हमने न्यूक्लियस निकाला था वो हम बी सेल के जाइगोट में ऐड करेंगे, एंड देन अगेन वी विल पुट दैट जाइगोट, ठीक है, इस जाइगोट को पुट करेंगे बैक टू द ऑर्गेनिज्म। सिमिलरली बी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हम इसको पुट करेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो बेबी प्रोड्यूस होगा, जो बच्चा प्रोड्यूस होगा, वो जनरली तो हमें कहना चाहिए कि भाई बी ऑर्गेनिज्म के ही आइडेंटिकल, लेकिन नो, दिस वुड बी आइडेंटिकल टू ए, ठीक है। सो ये जो ए ऑर्गेनिज्म हमने लिया उसका न्यूक्लियस एक्चुअली था, तो उस न्यूक्लियस की वजह से क्या होगा, दिस वुड बी आइडेंटिकल टू ए। सो क्लोनिंग टेक्नोलॉजी में हम सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर की मदद से क्या कहते हैं, क्लोन्ड ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं। अभी क्लोन्ड शीप्स भी हैं, क्लोन्ड रेट्स भी हैं, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिजम्स दैट हैव बीन डेवलप्ड बाय दिस मेथड, ठीक है। सो इस मेथड और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा तादाद में लैब में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हम इसको पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, जो आप पीसीआर टेक्निक जो आप जानते हैं, दैट इज एक्चुअली द क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। ये भी पीसीआर भी यहाँ पे अगर हम लिखें, दैट इज आल्सो द क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन में क्या होता है कि वही जो डीएनए की आइडेंटिकल कॉपीज जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है। सो क्लोनिंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड ओवर हियर। सो यहाँ पे हमने बात की 4 टेक्नोलॉजी की, हमने बात की सबसे पहले बायो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की बात की, उसके बाद हमने सेल कल्चर टेक्नोलॉजी की बात की, देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात की, एंड फाइनली हमने क्लोनिंग टेक्नोलॉजी की बात की। सो बायोटेक्नोलॉजी में इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे, अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। सो हियर वी राइट एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अप्लाई की जाती है, ठीक है। सो एप्लीकेशन की अगर बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी इज अप्लाइड और इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। सो ये तो हर पार्ट में, एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक, में यूज होती है। यानी बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज है वो तकरीबन जिंदगी के हर फील्ड में, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हम कुछ अगर इसकी यहाँ पे जो है स्पेसिफिकेशन करें तो फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर या हेल्थ इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है, हेल्थ इंडस्ट्री। देन बायोटेक्नोलॉजी हैज आल्सो यूज इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, केमिकल इंडस्ट्री की बात करें, ETC, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फील्ड्स में, बहुत ज्यादा जो है जगहों पर बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं, इसका यूज है। सो यहाँ पे मैंने आपको हेल्थ इंडस्ट्री की बात की, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की मैंने आपको बताया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, सिमिलरली केमिकल इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। सो यहाँ पर हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ इन 2 चीजों को लेंगे, यानी सबसे पहले हम हेल्थ इंडस्ट्री की बात करेंगे और उसके बाद एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी की कौन सी एप्लीकेशंस हैं, हेल्थ इंडस्ट्री में कौन सी एप्लीकेशंस हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हम जस्ट एक एग्जांपल लेंगे हेल्थ इंडस्ट्री से भी और एक एग्जांपल हम लेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ठीक है।
सो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ इंडस्ट्री की। सो हेयर इन हेल्थ इंडस्ट्री, ठीक है, मैंने आपको बताया जस्ट हम एक एग्जांपल लेंगे। सो द वन एग्जांपल दैट वी जनरली यूज हेयर इज फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है, यानी ह्यूमन इंसुलिन, इंसुलिन एज यू नो इज द हार्मोन, ठीक है, ये एक प्रोटीन है जो कि हार्मोन के तौर पर वर्क करता है। और इंसुलिन का जो मेन फंक्शन होता है, इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर, ठीक है, यानी ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है इंसुलिन। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं और जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, उनमें क्या होता है, इंसुलिन नॉट फाउंड, इंसुलिन नॉट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो पैनक्रियाज के डैमेज होने के बाद या के सबब इंसुलिन जो है उसकी प्रोडक्शन नहीं होती। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि शुगर जो है वो मेंटेन नहीं रहती है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन मेंटेनिंग द शुगर, ठीक है, शुगर को मेंटेन करना ब्लड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सो ह्यूमन इंसुलिन जो है इसकी प्रोडक्शन हेल्थ इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। सो सबसे पहले क्या होता था प्रीवियसली कि जितने भी जानदार स्लॉटर्ड केटल्स, या मोस्टली आपको पता है कि हम अभी उज़ही की ईद आने वाली है तो हम जानदारों की कुर्बानी करते हैं। सो स्लॉटर्ड केटल्स या अंग्रेज जो होते हैं, जो यूरोप कंट्रीज में जो लोग रहते हैं, वो पिग्स से भी, ठीक है, का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी इनके जो स्लॉटर्ड केटल्स या स्लॉटर्ड जो पिग्स होते हैं, तो इनमें इनके पेनक्रियाज में से जो इंसुलिन होती थी, उस इंसुलिन को ये यूज करते थे, ठीक है। सो दिस इंसुलिन वाज यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। सो डायबिटिक पेशेंट को, यानी हिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकली, तो प्रीवियसली क्या होता था कि स्लॉटर्ड केटल्स या पिग्स में से उनके पेनक्रियाज, ठीक है, उनको निकाल के फिर वहां से जो उनके अंदर इंसुलिन होती थी उसको लेबोरेटरी में जो है वो बाहर निकाला जाता था, और वही इंसुलिन जो है वो ह्यूमन बीइंग के इस्तेमाल में आती थी। सो इससे क्या होता था, क्योंकि वो जो इंसुलिन थी वो नॉन ह्यूमन इंसुलिन थी, यानी ह्यूमन की नहीं थी प्रोडक्शन। तो हमें पता है कि जब भी हम कोई चीजें बाहर से, जो कि हमारी बॉडी के अंदर की चीजें नहीं होती, तो फिर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज्यादा होते थे। सो दिस वाज द बिगेस्ट कॉज ऑफ एलर्जी, ठीक है। एलर्जी एज यू नो दैट इज द इम्यून रिस्पांस, ये किस्म की इम्यून रिस्पांस होती है। सो जब भी कोई बाहर से कोई भी जो है एंटीजीन जब आएगा, यानी बॉडी के अलावा कोई दूसरा कोई पार्ट होगा, तो उससे हमारी बॉडी जो है वो फाइट करने की कोशिश करती है। तो दिस डेवलप्स एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक पुरानी जो है प्रैक्टिस थी जो की जाती थी, लेकिन अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या होता है कि हम इंसुलिन बनाते हैं लेबोरेटरी में, वो जो इंसुलिन होती है दैट इज द एक्चुअल ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है, वो ह्यूमन की ही इंसुलिन होती है, यानी इसमें एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा। सो किस तरह से ये इंसुलिन बनाई जाती है, इसमें बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। सो मोस्टली क्या होता है कि ये एक बैक्टीरियम है, ठीक है, और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि बैक्टीरिया में यहाँ पर प्लाज्मिड मौजूद होता है, दिस इज देयर एक्चुअल डीएनए। उसके बाद यहाँ पे सर्कुलर एक प्लाज्मिड दैट इज आल्सो एक्स्ट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो है वो डीएनए होता है, ठीक है। सो दिस इज प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड में जो होता है वो ह्यूमन पेनक्रियाज के जो जीन्स होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से क्या होता है, उनको ऐड किया जाता है। सो ऐड करने के बाद क्या होता है कि अब ये जो बैक्टीरिया है ये इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, इंसुलिन प्रोडक्शन। और वो भी कौन सी इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन। क्यों ह्यूमन इंसुलिन, क्योंकि हमने ह्यूमन के जीन्स जो हैं जो इंसुलिन बनाते हैं
उनका यूज किया है, ठीक है। सो लेबोरेटरी में जनरली इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है। तो मैंने आपको बताया कि अब ये जो इंसुलिन है वो एक्चुअल इंसुलिन है जो ह्यूमन बींग्स में ही बनती है, लेकिन अब यहाँ पे उसका हमने बैक्टीरिया को हमने यूज किया लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। ह्यूमन के जीन्स जो हैं वो एंटर किए। अब यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमन इंसुलिन बनाना उसने शुरू किया। लेकिन अब इंसुलिन का जो प्रोडक्शन जो है वो जनरली में पता है कि इंसुलिन जनरली 3 पेप्टाइड्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। सो अगर हम इंसुलिन की बात करें तो ह्यूमन इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली कुछ इस तरह का होता है, एंड देन फाइनली से दिस, ठीक है। सो इंसुलिन में 3 पेप्टाइड्स होते हैं। सो दिस इज फॉर एग्जांपल पेप्टाइड ए, दिस इज फॉर एग्जांपल पेप्टाइड सी, एंड दिस इज पेप्टाइड बी, ठीक है। सो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। इसको हम इनएक्टिव इंसुलिन कहते हैं या प्रो इंसुलिन कहते हैं, यानी सबसे पहले एक्चुअल इंसुलिन इस तरह से बनती है ह्यूमन बीइंग में। उसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पे ये जो सी पीस है, यानी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में होता है, सी पीस को रिमूव किया जाता है, इट इज टेकन आउट, एंड देन फाइनली ये जो हमारे पास ए पीस एंड देन दिस बी पीस, ठीक है, जो बी पीस है, अब ये एक्चुअली इंसुलिन है। सो जनरली ह्यूमन बीइंग में इंसुलिन की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इस तरह से होता है कि सी को जो है वो रिमूव किया जाता है और बाकी जो है ए और बी को, अब ये जो इंसुलिन है ये एक्चुअली एक्टिव इंसुलिन है। सो इसलिए ये एक चैलेंज था कि अगर हम इंसुलिन बनाने के जीन्स तो हम लेंगे, इंसुलिन तो बन जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद वो जो इंसुलिन होगी वो एक्चुअली इनएक्टिव होगी, क्योंकि अगेन उसको फिर वो हमारी पेनक्रियास के सेल्स के अंदर फिर वो मॉडिफाई होते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 2 डिफरेंट बैक्टीरिया अब इसमें यूज होते हैं, ठीक है। यानी इंसुलिन की प्रोडक्शन कोई इतना बिल्कुल सिंपल प्रोसेस नहीं है कि बस बैक्टीरिया के अंदर जीन्स डाले और बैक्टीरिया ने इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। तो उसके लिए क्या होता है कि 2 डिफरेंट जो है वो जीन्स हम लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस चीज को ट्राई करूं, सो जीन ए, ठीक है, फॉर पॉलीपेप्टाइड ए, ठीक। सो दिस इज जीन ए प्रोड्यूस्ड इन दिस बैक्टीरियम, सॉरी पुट इनटू दिस बैक्टीरियम, इस बैक्टीरियम में जो है वो डाला जाएगा। और साथ में हमारे पास जीन बी है, द सेकेंड वन, यानी जीन बी प्रोड्यूसेस दी बी पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, क्योंकि सी का तो यूज है ही नहीं। सी पॉलीपेप्टाइड जनरली जो है वो बनती है, वो प्रो इंसुलिन में मैंने आपको बताया। सो यहाँ पे हमें सी का रोल नहीं है तो सी हम बनाएंगे भी नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ वो जीन लेंगे जो ए पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। सो दिस विल प्रोड्यूस पॉलीपेप्टाइड ए, ठीक है, and this will produce polypeptide B, ठीक है। सो 2 पॉलीपेप्टाइड बन जाती हैं। उसके बाद फिर इन दोनों पॉलीपेप्टाइड्स को डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की मदद से लेबोरेटरी में ही, ठीक है, विद हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इनको मिलाया जाता है। सो नाउ दिस इंसुलिन इज एक्चुअली द एक्टिव इंसुलिन। सो ये जो इंसुलिन है ये एक्टिव इंसुलिन है जो कि एक्चुअली वर्क परफॉर्म करेगी, जो कि अपना ब्लड शुगर की रेगुलेशन का जो भी काम नेचुरली हमारी बॉडी में इंसुलिन करती है। सो ये लेबोरेटरी में सिंथेसाइज इस तरीके से की जाती है। सो दिस इज हाउ, यानी वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल बताया है हेल्थ इंडस्ट्री में दैट ह्यूमन इंसुलिन फॉर्मेशन, मैंने उसकी हिस्ट्री भी आपको बताई और उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है वो ये इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। उसके बाद अब सेकंड और लास्ट एग्जांपल यहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी में लेंगे, दैट इज द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, यानी एप्लीकेशंस की हम बात कर रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ और इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ देयर इज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का जिंदगी के हर एस्पेक्ट में जो है इसका रोल है, इसका किरदार है, इसकी एप्लीकेशन है। लेकिन हमने जस्ट एग्जांपल यहाँ पे 2 लेंगे। हेल्थ में भी जस्ट मैंने आपको एक इंसुलिन का लिया, अगेन हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं।
लास्टली हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ठीक है, सो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो यहां पर भी बहुत ज्यादा जो है वो अगेन रोल है बायोटेक्नोलॉजी का, लेकिन हम सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ पे भी लेंगे। जिस तरह से हमने हेल्थ इंडस्ट्री में भी सिर्फ एक एग्जांपल लिया, सो यहाँ पर हम लेंगे बीटी क्रॉप्स। ठीक, सो प्रोडक्शन ऑफ बीटी क्रॉप्स। आपने बीटी वर्ड सुना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ड न्यू होगा। सो बीटी, आपने बीटी कॉटन सुना होगा, बीटी राइस सुना होगा, बीटी शुगर केन, यानी ऑलमोस्ट जितनी भी क्रॉप्स हैं वो बीटी हैं। ठीक है, सो हमारे पास बीटी कॉटन है, राइस, शुगर केन, soybean, etc. So there are so many crops that are produced in the agriculture industry. They are BT. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि what does this mean? ये BT जो है इसका क्या मकसद होता है? Actually BT जो वर्ड है इसका मतलब होता है Bacillus thuringiensis। ये एक बैक्टीरिया है जिसका हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो बीटी क्रॉप्स में क्या होता है कि ऐसी क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती हैं जिनके अंदर नेचुरली पेस्टिसाइड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सो जनरली क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे बात करें, ये एक प्लांट है, से दिस इज अ कॉटन प्लांट। ठीक है, ये कॉटन का प्लांट है। ठीक है, और जितने भी प्लांट्स हैं जनरली सबके ऊपर इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अटैक करते हैं। सो दिस इज इंसेक्ट, ये इंसेक्ट्स हैं जो इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। सो नेचुरली जो प्लांट्स होते हैं, हम वैसे क्या करते थे पहले कि हम उनको पेस्टिसाइड्स जो हैं वो स्प्रे के फॉर्म में, वी प्रोवाइड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स हम प्रोड्यूस करते जो है वो देते थे इनको स्प्रे के फॉर्म में। सो ये हमारी जो है प्रैक्टिस काफी ओल्ड है, लेकिन आजकल हम पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊं पेस्टिसाइड क्या होता है। एक्चुअली ये जो इंसेक्ट्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स के ऊपर अटैक करता है हम उसको पेस्ट कहते हैं। तो ये एक्चुअली इंसेक्ट है, यानी बायोलॉजिकली इंसेक्ट है, लेकिन वैसे हम इसको क्या कहते हैं, ये पेस्ट है, क्योंकि ये प्लांट के ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है, सो पेस्ट को साइड, यहाँ पे हमने वर्ड इस्तेमाल किया, साइड मीन्स टू किल। ठीक है, सो पेस्ट को किल करने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं हम उनको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। सो दे किल पेस्ट्स। ठीक है, पेस्ट को किल करते हैं। सो हम वैसे मैंने आपको बताया कि जनरली हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में क्या होता है, वी हैव प्रोड्यूस्ड बीटी क्रॉप्स। हमने बीटी क्रॉप्स बनाए हैं। बीटी क्रॉप्स में क्या होता है कि वो जो प्लांट है उसके अंदर जो है वो पेस्टिसाइड प्रोड्यूस होते हैं, यानी इन पेस्ट को, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जो हम बाहर से स्प्रे प्रोवाइड कर रहे थे, बाहर से जो हम उसके ऊपर स्प्रे कर रहे थे, अभी उस स्प्रे की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो प्लांट उसके अंदर से जो है वो यही पेस्टिसाइड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। हम उनको बायो पेस्टिसाइड्स कहते हैं। ठीक है, सो नाउ दिस पेस्टिसाइड्स आर सेड टू बी द बायो पेस्टिसाइड्स। ठीक, अब ये किस तरह से होता है, इसके लिए क्या होता है, यहां पे मैंने आपको जैसे बताया कि एक बैक्टीरियम है दैट इज नोन एज बैसिलस थोरेंजेनेसिस। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा थोरेंजेनेसिस की, आई माइट बी रॉन्ग हियर। ठीक है, सो बैसिलस थोरेंजेनेसिस इज अ बैक्टीरियम, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, जनरली क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया है, से फॉर एग्जांपल दिस इज द बैक्टीरिया, सो नेचुरली दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन। ठीक है, ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। दिस टॉक्सिन इज नोन एज इंसेक्टाइडल प्रोटीन्स।
ठीक है, प्रोटीन्स बनाता है जो कि इंसेक्ट किलर होते हैं, ठीक है। यानी ये जो टॉक्सिन होता है ये जनरली पहले तो इनएक्टिव होता है, ठीक है। और अच्छा, इनएक्टिव क्यों होता है? ताकि वो अगर ये इनएक्टिव ना हो, एक्टिव हो, तो यही टॉक्सिन जो है वो खुद इस बैक्टीरियम को भी किल कर दे, ठीक है। सो इसीलिए ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। उसके बाद जब कोई भी इंसेक्ट जब इसको इंजेस्ट करेगा, यानी इंसेक्ट जब इसके ऊपर फीड करेगा इस टॉक्सिन के ऊपर, तो फिर यही जो टॉक्सिन है वो अल्कलाइन पीएच जो उसके गट में होगी, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होगी इंसेक्ट की, उसकी वजह से ये जो है इनएक्टिव फिर ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा और उसके जितने भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सेल्स हैं उनको किल करेगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली उस इंसेक्ट के अंदर जो है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो तबाह हो जाएगा और अल्टीमेटली देयर विल बी अ डेथ ऑफ दैट इंसेक्ट, ठीक है। उस इंसेक्ट की डेथ होती है। तो नेचुरली ये एक वैरायटी है बैसिलस thuringiensis की जिसमें ये सलाहियत मौजूद है, ठीक। सो अब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या होता है, इसी बैक्टीरियम की प्रोडक्ट्स यानी वही जीन्स जो इसको यूज करते हैं, जो इस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं, वही जीन्स जो हैं अब जितने भी ये सीड्स यानी क्रॉप्स जो हमारे पास आ रही हैं, नेचुरली अगर हम इसकी बात करें, भाई ये कॉटन है और ये कॉटन जो है वो बीटी कॉटन है, ठीक है। बीटी सीड अलग होता है, जनरल सीड अलग होता है। सो इस बीटी सीड के अंदर वो जीन्स जो हैं वो मौजूद होंगे दैट प्रोड्यूस द टॉक्सिन, ठीक है। वही टॉक्सिन जो इंसेक्टाइडल टॉक्सिन जो मैंने आपको बताया नेचुरली बैक्टीरिया बनाता है, क्योंकि वो उसके अंदर ही होता था। वहां से हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से वो जीन्स जो हैं वो हमने दूसरे जो ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं। तो अल्टीमेटली अब ये भी वही टॉक्सिन्स बना रहा है प्लांट, ठीक है। सो जैसे ही इंसेक्ट्स जो हैं वो उनके ऊपर फीड करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, जिस तरह से यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे भी उनकी डेथ हो जाएगी। सो दिस इज बिगेस्ट रिवोल्यूशन। इससे क्या होता है कि वो जब हम जनरली स्प्रे कर रहे थे, फिर स्प्रे के अंदर जो केमिकल्स वगैरह थे वो हमारे लिए भी नुकसानकार थे, ठीक है। या जितने और एनिमल्स ऑर्गेनिज्म उनके प्लांट्स को फीड कर रहे थे उनके लिए भी बहुत ज्यादा नुकसान था। तो अभी इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया यहाँ पर बीटी क्रॉप्स का। तो बीटी कॉटन, बीटी शुगर केन, बीटी सोयाबीन, बीटी राइस, देयर आर सो मेनी वेराइटीज ऑफ प्लांट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे उनको प्रोड्यूस किया जाता है। सो नेचुरल मैंने आपको बताया कि बायोपेस्टिसाइड्स प्रोड्यूस होते हैं। So this was all about the applications of biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है उसकी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हमने जस्ट दो एग्जांपल यहाँ पे लिए। हेल्थ इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का हमने एग्जांपल लिया, और उनमें भी हमने फिर एक एक एग्जांपल की बात की। हेल्थ इंडस्ट्री में मैंने इंसुलिन की बात की कि इंसुलिन किस तरह से प्रोड्यूस होती है, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में मैंने बीटी क्रॉप्स की बात की कि ये जितनी भी बीटी क्रॉप्स हैं उनका क्या मकसद होता है, वो कैसे जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, फिर उनका क्या यूज होता है, क्या उसका जो है वो फायदा होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी. Hopefully in the next lecture or in the next video we will discuss another field, another discipline of biology. So till then, bye bye.